सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द विचार। शब्द विचार में हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि जो शब्द हैं उनको किस तरह से वर्गीकृत, हमने उसको 4 भाग में वर्गीकृत किया था। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ रहे थे। उत्पत्ति के आधार पर हमने 3 शब्दों को पढ़ा, तत्सम, तद्भव और देशज। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो वर्गीकरण है उसको देखिए, उत्पत्ति के आधार पर। इसमें हमने तत्सम पढ़ लिया, तद्भव भी पढ़ लिया, देशज भी पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे विदेशज या विदेशी शब्द। विदेशज तत्सम में जैसे हमने पढ़ा था कृषक या मयूर। तद्भव में हमने पढ़ा इसी में किसान और मोर। जैसे देशज में हमने पढ़ा गाड़ी, या हमने पढ़ा था बूढ़ा। तो ये शब्द जो है, ठीक है, ये देसी भाषा का शब्द है। ठीक है, उसके बाद विदेशज शब्द। विदेशज शब्द जो है ये बच्चों 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है विदेश प्लस जल। विदेश का मतलब क्या होगा? विदेश का मतलब होता है जो दूसरी, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना, वि और देश। ठीक है, जो दूसरे देश का होता है हम इसको कहेंगे बाहरी, दूसरी भाषा के शब्द है। ठीक है, हिंदी से अलग, हिंदी से अलग जो दूसरी भाषा के शब्द हैं या जो विदेशी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, यहां पर हम इसको समझते हैं क्या, विदेशी भाषा के शब्द जो भारत के नहीं है। ठीक है, भारत से अलग है दूसरी भाषा है उनके शब्द। और जग का मतलब होता है जग। तो इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, मतलब जो हमारी हिंदी भाषा है वो कई सारी भाषाओं का मिश्रण है। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे व्यापारी लोग आए, ठीक है, बहुत सारे आक्रमणकारी लोग भी आए। तो जब भी कोई संस्कृति किसी दूसरी संस्कृति से मिलती है तो उसका बहुत आपस में बहुत आदान प्रदान होता है। जब दूसरे लोग यहाँ व्यापार करने आए तो उनकी जो भाषा थी वो हमारी भाषा में घुल मिल गई। और हिंदी की बहुत बड़ी खासियत है, हिंदी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब भी दूसरी भाषा इसके संपर्क में आती है तो ये उसके शब्दों को अपने अंदर समाहित कर लेती है और उसको अपना ही बना लेती है। दूसरी भाषा ऐसा नहीं कर सकती। दूसरी भाषाएं जो होती हैं वो, उनके अंदर क्षमता नहीं है कि किसी दूसरी भाषा के शब्द को अपने में समाहित कर ले वो। लेकिन हिंदी की शक्ति है। ठीक है, हम लोग जब भी बातचीत करते हैं तो बातचीत करते हैं बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनको हमें खुद नहीं मालूम कि किस भाषा का है। हम बोलते जरूर हैं लेकिन वो असल में हिंदी भाषा का नहीं होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हिंदी भाषा जो है उसका विकास संस्कृत से हुआ है। ठीक है, हिंदी भाषा का जो विकास है वो संस्कृत से हुआ है। लेकिन संस्कृत के ही बहुत सारे शब्द नहीं है, बल्कि वहाँ और भी संस्कृत के हैं उससे जो बने हैं वो हैं, फिर देसी भाषा के शब्द हैं, विदेशज शब्द हैं। ठीक है, तो विदेशी भाषा में बहुत सारे शब्द आते हैं, हम थोड़ा इनको देखेंगे। जैसे कि अंग्रेजी के शब्द ले लीजिए सबसे पहले। अब अंग्रेजी के शब्द आप सभी जानते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर, जैसे ट्रेन, जैसे रेल, जैसे गिलास, जैसे तमाम हम पानी पीते हैं तो गिलास की बात करते हैं, जग की बात करते हैं। ठीक है, टेबल मेज की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा फारसी शब्दों की तरफ। फारसी शब्दों में देखिए, जैसे कि एक शब्द है गिरफ्तार,
अफसोस, अरबी शब्द देखिए जैसे फलक, खलक, ठीक है, इस तरह के शब्द। उर्दू भाषा के शब्द देखिए जैसे नासमझ, ठीक है, जैसे बेआबरू, ऐसे तमाम शब्द भरे पड़े हैं, ठीक है। और कुछ शब्दों को देखिए जैसे पुर्तगाली शब्द देखिए जैसे गमला, ठीक है। तुर्की शब्द देखिए जैसे कैंची, साबुन, जैसे बारूद, ऐसे ढेर सारे शब्द हैं। चीनी शब्द देखिए, चीनी शब्दों में जैसे चाय, ठीक है, जैसे लीची, ये चाइनीज शब्द है। जैसे अगर आप जापानी शब्द देखें, जापानी शब्द एक है रिक्शा, ठीक है। अगर आप एक फ्रेंच शब्द देखें तो रेस्टोरेंट, जिसको हम लोग रेस्टोरेंट बोलते हैं या रेस्तरां बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी दूसरी भाषाओं के शब्द भी हमारी हिंदी में समाहित हैं। और हम पूरा दिन जब भी हम बातचीत करते हैं, पूरा दिन हम बातचीत करते हैं तो ऐसे तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बैठ जाएं और सोचें, एक दिन विचार करें कि आज मैं जितना भी बातचीत करूंगा उसमें मैंने कितने शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उसको लिखूंगा। आप उसको लिखिए और फिर उसके बाद आप उसको कैटेगराइज करिए कि कौन कौन से शब्द हैं। तो आप देखेंगे कि हमको हिंदी के बहुत सारे कम शब्द हैं जो मुख्य मेन हिंदी के मान लीजिए तत्सम तत्व देशज को अगर हम मान के चले तो ये बहुत कम शब्द हैं। इन शब्दों की भरमार होगी हमारे पास, ठीक है, और उनके बिना हम बात ही नहीं कर पाएंगे। आजकल तो और भी ज्यादा, ठीक है। अब तो आप बातचीत करते हैं तो आप अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों को बोलते हैं बीच बीच में, ठीक है ना, वो हमारी भाषा में समाहित हो चुके हैं। तो इससे मतलब ये नहीं है कि हिंदी कमजोर पड़ रही है, नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये कोई भाषा किसी दूसरी भाषा को तभी अपना सकती है जब वो विकासशील भाषा हो, ठीक है, वो रिजिड ना हो, रूढ़ ना हो, ठीक है। अगर वो रूढ़ होगी तो फिर वो किसी दूसरी भाषा को अपने में समाहित होने ही नहीं देगी, ठीक है ना। और इसीलिए उसका विस्तार बहुत कम होगा, लोगों तक वो ज्यादा प्रसारित नहीं होगी। हिंदी एक वैश्विक भाषा है, दुनिया में हर क्षेत्र में इस भाषा का इस्तेमाल हो, हर जगह। आप देखिए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां भारतीय लोग नहीं रह रहे हैं, और अगर वो लोग रह रहे हैं क्या वो हिंदी में बात नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे। तो वहां के जो लोग होंगे क्या उनसे मिलते जुलते नहीं होंगे, या उनसे उनका मेल जोल नहीं होता होगा, या वो लोग आपस में कोई बात नहीं करते होंगे? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हिंदी एक वैश्विक भाषा हो चुकी है अपनी इसी क्षमता के कारण, ठीक है ना। आइए हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। ये तो रिसर्च हो गया। उसके बाद एक शब्द है हमारा संकर। संकर शब्द क्या होते हैं? तो संकर शब्द को समझिए। संकर शब्द, संकर का मतलब होता है हाइब्रिड, इंग्लिश में इसको हाइब्रिड बोलते हैं। जब ये शब्द आपस में एक दूसरे से मिलेंगे और जो नया शब्द बनेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं संकर। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, ठीक है। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। अब इसमें अगर आप देखेंगे रेल के लिए अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है ये देशज शब्द है। तो इस तरह से
दो अलग अलग शब्दों का मेल हो रहा है, ठीक है। विदेशक शब्द है अंग्रेजी और गाड़ी जो है वो देशक शब्द है, और जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, संकर शब्द। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला जो भाग है उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें हमने 5 भाग पढ़े हैं इसके, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तत्सम, तद्भव, देशक, विदेशी और संकर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जो दूसरा है वो है रचना क्या था। रचना क्या था, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना का मतलब बच्चों शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको जब हम उनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। जब हम उनको तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे अगर मैं कहूं पानी, ठीक है, मैंने पा को अलग कर दिया, नी को अलग कर दिया, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे मैं कहूं किताब, अब अगर किताब को मैं की को अलग कर दूं, ता को अलग कर दूं, बा को अलग कर दूं, आपसे पूछूं बताओ बा का क्या मतलब होता है? आप नहीं बता सकते, बा का कोई मतलब नहीं। ता का क्या मतलब आप नहीं बता सकते, की का क्या मतलब आप बता नहीं पाएंगे, ठीक है ना, कि ये क्या मतलब। अगर मैं एक शब्द भी रे भी कर दूं, रेल कर देता हूं, आपसे पूछूं बताइए, अलग अलग कर दिया मैंने रेल को, रे का क्या मतलब नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उनको जब हम अलग अलग करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं। जैसे एक शब्द मान लीजिए जल है, अब जल को अलग करूंगा तो जा और ला, कोई अर्थ नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। दूसरे जो होते हैं वो है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द जो है बच्चों योग से बना, और योग का मतलब होता है जुड़ना। जब दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है तो जो नया शब्द बनता है उसको हम बोलते हैं यौगिक शब्द। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमने एक शब्द लिखा रसोई, रसोई घर, इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, एक है रसोई और दूसरा है घर। एक और उदाहरण देखिए, जैसे मैं एक शब्द कहता हूं विद्यालय, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या और आलय, और इन दोनों का अर्थ निकल रहा है, ठीक है। विद्या का मतलब हम सभी जानते हैं ज्ञान से है, और आलय का मतलब घर होता है। रसोई का मतलब जानते हैं खाना बनाने की जगह, और घर मतलब घर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे यौगिक का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द, ठीक है, जो 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, और उनका कुछ अर्थ भी निकलता है। जब वो अलग अलग है तब भी उनका अर्थ निकल रहा है, जब उनको जोड़ रहे हैं तब भी उनका अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं यौगिक शब्द, ठीक है। जैसे हमने यहां पर लिख दिया विद्यार्थी, या हमने यहां पर लिखा पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, तो ये बन गया पुस्तकालय। दोनों अलग 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 भी अगर हम करते हैं तो इसका एक मतलब निकलता है, ठीक है। जो तीसरा है बच्चों, तीसरा है योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या होता है? ये योग रूढ़ शब्द, जो योग और रूढ़ 2 अलग अलग शब्दों से निकल रहा है। योग का मतलब है जुड़ना, और रूढ़ का मतलब होता है किसी एक चीज के लिए प्रयुक्त होना, ठीक है ना। ये योग और रूढ़ 2 शब्दों से मिलकर बना है। इससे क्या पता चलता है हमको? इससे पता चलता है कि इस तरह योग रूढ़ में वे शब्द आते हैं जो 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर तो बनते हैं, लेकिन उनका कुछ और ही अर्थ निकलता है। 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बनेंगे लेकिन उनका कुछ और ही अर्थ निकलेगा, और वो क्या अर्थ निकलेगा उसको हम लोग देखते हैं। जैसे एक शब्द है बच्चों वीणा पानी। अब हम
देखते हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो है वीणा और एक है पानी। वीणा का मतलब हम लोग सब जानते हैं क्या होता है, तंबूरा बोलते हैं उसको, बजा एक वाद्य यंत्र होता है, वीणा को तंबूरा भी बोलते हैं। और पानी का मतलब क्या होता है, पानी का मतलब होता है हाथ, ठीक है। लेकिन इससे मतलब क्या निकल रहा है, इससे मतलब ये निकल रहा है वीणा पाणी, मतलब जिसके हाथ में वीणा है, और वो कौन है, वो है सरस्वती माँ, सरस्वती, ठीक है। जो सरस्वती माँ होती है, आप देखेंगे उनके हाथ में हमेशा एक वीणा रहता है, ठीक है। तो वीणा पाणी शब्द जो है किसी एक के लिए रूढ़ हो गया है, उन्हीं के लिए प्रयुक्त होगा। हम किसी को भी वीणा पाणी नहीं कह सकते हैं, हम लक्ष्मी को वीणा पाणी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हम गौरी को या दुर्गा को वीणा पाणी नहीं कह सकते, हम माँ सरस्वती को ही वीणा पाणी कहेंगे। जैसे एक और उदाहरण दीजिए, जैसे एक उदाहरण है दशानन। दशानन का मतलब क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दस और आनंद। तो ये यौगिक तो है, ये शब्द जो है यौगिक तो है, मतलब योग तो हो रहा है दो शब्दों का यहाँ, ठीक है ना। यहां पर योग तो हो रहा है दो शब्दों का, दस और आनंद। लेकिन ये जो दशानन शब्द है, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये रूढ़ हो चुका है। जब भी हम दशानन की बात करेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर रावण की बात की जा रही है। तो ये रावण के लिए रूढ़ हो गया, हम किसी को भी दशानन नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे एक और शब्द देखिए, जैसे एक शब्द मैं बोलता हूं नीलकंठ। नीलकंठ दो शब्दों से मिलकर बना है, नील और कंठ। तो नीलकंठ क्या है, नील का मतलब है नीला, कंठ माने का, इसका दोनों का अर्थ भी निकल रहा है दोनों शब्दों का। तो ये यौगिक शब्द है। अब ये रूढ़ कैसे हुआ, क्योंकि नीलकंठ कहा जाता है भगवान शिव को, क्योंकि उनकी उनकी जो गर्दन है, गला जो है उनका नीला है, क्योंकि उन्होंने विषपान किया। तो विषपान के कारण जो है उनका जो गला है वो नीला है। तो विष के कारण जो है गला नीला हो गया है, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। अब हम किसी दूसरे, मुझे नीलकंठ कहा जा सकता है कि नहीं, या आपको, या किसी और को नहीं, वो एक के लिए रूढ़ है, ठीक है, वो भगवान शिव के लिए रूढ़ हो चुका है, ठीक है। तो नीलकंठ हो गया, वीणा पाणी हो गया, लंबोदर हो गया, दशानन हो गया, पीतांबर हो गया, ठीक है, नरसिंह हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो योग रूढ़ में आते हैं, जो दो शब्दों के योग से तो बने हैं, लेकिन वो किसी एक के लिए रूढ़ भी हो चुके हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं योग रूढ़। एक और विशेष बात यह है बच्चों कि जब हम समास पढ़ते हैं, समास में जो बहुब्रीहि समास होता है वो योग रूढ़ शब्द होता है, ठीक है। आप इस बात को अच्छे समझ लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे वाले भाग में हम लोग प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं उनको पढ़ेंगे।